जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Shiva sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक रूलिंग दे दी है डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स के खिलाफ। और टैरिफ वॉर्स और ये टैरिफ जो है ये तो उनकी सारी की सारी आप फॉरेन पॉलिसी कह लें, उसका एक सेंट्रल गोल था। दुनिया के हर मुल्क के ऊपर टैरिफ लगे हुए थे। तो एक तो अमेरिका में क्या मूड है हमें वो बताएं। दूसरा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कल वहाँ पे थे, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई ट्रम्प साहब से हुए। और इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया ने भी अपनी लो लेवल की रिप्रेजेंटेशन जो अपने चार्ज डी अफेयर है वहाँ पे अमेरिका के अंदर उनको भेजा हुआ था, लेकिन इंडिया ने भी बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन भी नहीं किया। तीसरी तरफ तार साहब, इंडिया के अंदर एक एआई समिट हुई है जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो हैं वो शर्टें उतार के वहां पहुंच गए। कुछ चाइना का एक रिपोर्ट डॉग निकल आया। कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों पे? लेकिन वो इंडियंस कह रहे हैं कि जी हमारी जो एआई समिट है ये दुनिया की बड़ी समिट थी। 3 साढ़े 3 लाख लोग आए हैं वहाँ पे। और जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट, स्पेनिश प्रेसिडेंट, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, तो वो समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम ग्लोबल साउथ के अंदर वी आर मेकिंग आवर मार्क और हम चाइना का मुकाबला करेंगे। तार साहब। सीमा साहब, मैंने बचपन में सुना था कि जब आपके सितारे गर्दिश में हो, आपकी किस्मत जो आपका साथ ना दे रही हो, तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ये बचपन में मैंने सुना था, तो इस वक्त बिल्कुल भारत के साथ वही हो रहा है। सीमा साहब, त्यारे गिर रहे हैं। कोई दुबई में जाता है, वो त्यारा समोसा बन जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन कंट्री है, उसके साथ दुश्मनी है। अपने इलाके में कोई इज्जत नहीं है। जिसके साथ बॉर्डर लगता है उसके साथ दुश्मनी है। भारत के अंदर भी एक डिक्टेटर और हिटलर टाइप स्टाइल गवर्नमेंट है चीमा साहब वहां पे। और इन सरकमस्टांसेस में दो चीजें, सिर्फ तीन चीजें नहीं है। वो एक रोबोट की स्टोरी नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो एक डिजास्टर थी, वो किस तरह चीमा साहब, वो उसको मेरी नजर में अगर देखा जाए तो वो पूरा एक शो सिर्फ एक इंसान के फोटो आपके लिए था। जो एक बॉलीवुड स्टाइल जिधर भी जाता है, बॉलीवुड स्टाइल एक पूरा आंतराज कैमरों का साथ चलता है। एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरी मूवी बनाई जाती है। वो एक बड़ा शो किया जाता है, वो शो किया गया। अब दो चीजें उसमें बताना चाहूंगा। उसमें जितने कुछ लोगों के जो वहां पे डिस्प्ले के लिए जो स्टाफ दूसरे मुल्कों था, उनके लैपटॉप चोरी हुए जब इनको निकाला गया वहां बाहर वो मूवी बनाने के लिए। और सिर्फ एक रोबोट जिसकी कीमत $2800 है खरीदा गया था। एक यूनिवर्सिटी में कहा जाता था ये जी हमारे बच्चों को एंटरटेन करता है, वो $2800 का चाइना से खरीदा गया। एक वही चीज नहीं है, एक और भी जो वहां पे कोई पार्टिसिपेंट था, कंट्रीब्यूटर था, उन्होंने एक फुटबॉल सॉकर को भी एक चोरी करके तो वो सामने रखा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है चीमा साहब। जिस कंट्री के अंदर हर चीज फेक हो, हर चीज फेक और दहशत गर्दी के जरिए वहां पे एक खौफ के जरिए हुकूमत की जा रही हो, मैं अर्ज करना चाहूंगा इस कंट्री की हालत यह है चीमा साहब। अगले दिन इसी एक एक कल्ट के कुछ लीडरान ने कहा है कि अगर कांग्रेस के लीडर को गोली मार दी जाए तो यह भी उसी का कसूर होगा। और किसी टीवी चैनल ने उसको कवर नहीं किया। डरते खौफ से थर थर कांपते हैं कि यह खबर ना निकले। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी के कुछ लीडरों ने कहा था कि गांधी को गोली मार दी जाए तो यह भी उसका कसूर होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मुसलमान लेफ्टिनेंट कर्नल को कहा था दहशत गर्दों की बहन है और किसी के माथे पे जूं नहीं रहेंगी। बल्कि एक इसी मैं दुख के साथ कहूंगा, एक मुझे सख्त अफसोस हुआ, सख्त अफसोस हुआ है। मैं जब बात करता हूं कई दफा भारत के अंदर जो कैदी मुसलमान है, जो कि एक लेबर कैंप के अंदर जिस तरह एक माहौल है जिसमें बेचारों को मारा जाता है, जो दुश्मनी उनके साथ की जाती है, मैंने उसका असली रूप तो हर 10 मई को देखा था। लेकिन मैं जब भी बात करता हूं तो कुछ चंद लौंडे लपाड़े लपटते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में, ओ यार कोई शर्म करो। पाकिस्तान की 95% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है। और इसी वजह से जान छुड़ाई थी कि आप लोगों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, जो कि आप बिल्कुल डेली बेस पे साबित करते हैं।
कि पाकिस्तान क्रिएशन वाज द राइट डिसीजन। अब मैं उसकी मिसाल है आरएसएस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हिटलर स्टाइल की, एक बिल्कुल माफिया स्टाइल की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके हेड मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दी है कि जितने मुसलमान भारत में आबाद हैं वो सारे मुसलमान घर वापस आ जाए, घर वापस आ जाए, और हिंदुओं को 3-3 बच्चे करने चाहिए। और उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि हम 1100 साल पुराना बदला लेंगे। ये असली चेहरा है एक विश्व गुरु का। दुनिया के अंदर ना सिर्फ ये एक कुत्ता ही जाली नहीं निकला है, रोबोट डॉग ही जाली नहीं निकला, इनका मीडिया भी जाली, इनकी वॉर्स भी जाली, इनकी इकोनॉमी भी फ्रॉड। दो बंदों के पास पैसा होना इज नॉट अ कारण, इज नॉट एन कारण। अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रांस वाले आए हैं, वो 140 त्यारे बेचने आए हैं भाईजान। दुनिया आपका असली चेहरा देख चुकी, दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने घुटने टेके, आपने हर चीज उनसे एग्री करी, आपने कहा माफी दे दो, हम रशिया से तेल भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे राजी नहीं। किस तरह राजी नहीं है? ये बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग, जो पहला इनॉग्रल जो उनकी थी इवेंट था, उसके अंदर फिर आके उसने आपको टांटे कराई है, बल्कि तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर। और फिर जिस तरीके से स्टेज से खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है, उससे नजर आ रहा है कि वो आपसे राजी नहीं है। क्योंकि आपने F-35 नहीं खरीदे और आपने राफेल तैयारे क्यों खरीदे हैं? उसकी वजह यह है कि आप वहां से किकबैक्स लेते हैं। उससे रिलायंस पैसे बनाएगी और रिलायंस के पैसे कहां जाएंगे? बीजेपी के अकाउंट में, एटीएम मशीन। आप फिर जिस तरीके से आप हुकूमत करेंगे अगले 10 साल 15 साल, जिसको आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत सो कॉल्ड, बल्कि लोग अब आपको जमहूरियत नहीं कहते, क्योंकि आपके इस वक्त हालात जो है तरस आता है। भारत के अंदर जितने लोग इस वक्त में अफसोस होता है, एक बेचारे कैदी की शक्ल में रह रहे हैं, कोई अपनी ओपिनियन नहीं बता सकता, जज भी डरते हैं, जर्नलिस्ट भी डरते हैं। सियासत तो आपने खत्म कर दी वैसे। लेकिन चीमा साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटिंग थी सबसे बड़ी, जिसमें फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर से सुना है स्टिकर भी नहीं उतारे मेड इन चाइना के, और क्लेम किया गया कि यार हमने इनको बनाया। तो अब उस, और दूसरा चीमा साहब, इनको आदत थी पहले भी मिसाइल लेकर रशिया से उनके ऊपर पेंट करके अपना नाम लिख के तो कहते हैं जी हमने खुद बनाए हैं। चले, हमारा तो खैर पाकिस्तान का तो पता है, चीजें हमारी चाइना से आती हैं, लेकिन ये और पाकिस्तान क्लेम नहीं करता कि वह विश्व गुरु, ये क्लेम करते हैं विश्व गुरु। 56 इंच की छाती है और फिर 58 इंच की छाती के सामने लेट जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन चले, पसंद अपनी, नसीब अपना अपना। आरएसएस वालों को मुबारक हो, कोशिश करें इन लोगों को, मुसलमानों को हिंदू कर लें, अगर कोशिश करें इनको निकालें वहां से। आप जितनी ज्यादा जल्दी करेंगे इसके रिजल्ट जल्दी आपके सामने आ जाए। ये तो बात थी चीमा साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और वहां पे रहने वाले बेचारे, तरस आता है मुझे इस वक्त चीमा साहब अपने हिंदू भाइयों को जो बीजेपी में नहीं है, और अपने मुसलमान और सिख भाइयों पे और ईसाइयों पे, जिनके इस वक्त इन्होंने चर्चों के अंदर भी जा जाके, बल्कि आज भी मैंने वो तस्वीर भी ट्वीट की थी कि एक प्रीचर को जबरदस्ती गाय का गोबर खिलाया था और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। इतला नर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गूगल करके देख लें, 750 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात क्रिश्चियंस के लिए हुए थे। और आपका क्या ख्याल है? क्रिश्चियन वर्ल्ड नहीं देख रही, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन। चले, इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। दूसरी बात इस वक्त जो आगे इस वक्त मैं समझता हूं हमें जो इस वक्त दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, एक और भी पाकिस्तान के हवाले से, हॉकी हमारी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया से खज्जल जलील होकर आई है वापस, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो टैरिफ के बारे में फैसला आया है 6-3 के मुकाबले में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि उनके पास प्लान बी मौजूद है। और दूसरा, उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए अपहिल बैटल है इंटरनली, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी दुनिया के अंदर
ज्यादा सुपर पावर्स को क्राइसिस आते हैं तो इशू उनको थ्रेट्स इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंटरनल थ्रेट्स मौजूद हैं। टैरिफ के बारे में कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे, और दूसरा स्टील और कई प्रोडक्ट के ऊपर उनके पास राइट मौजूद है उनके ऊपर टैरिफ लगाने का, वो उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अमेरिका को इस वक्त जो कि सीरियसली डिवाइडेड है फार लेफ्ट और फार राइट में, और जो ओबामा पीरियड में जो और क्लिंटन पीरियड में जजेस जो अपॉइंट किए गए थे अल्टीमेटली उनको वो अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर हालात सख्त खराब हैं चीमा साहब, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और यही मैंडेट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। लिबरल जजेस इस वक्त उनके सामने को बंदा एक मर्डर करके जाए तो वो उसको फौरन बेल दे देते हैं, कहते हैं जाओ 2 और मार कराओ, फिर बात करेंगे। तो चीमा साहब इस वक्त हालात खराब हैं, डिफेंडिंग पुलिस है, अंतीफा, ब्लैक लाइव मैटर, और हमारे कुछ ऐसे रिपब्लिकन जिनको हम राइनोज कहते हैं, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वेनेजुएला के टॉपिक के ऊपर भी 5 सेनेटर छोड़ के दूसरी साइड पे हो गए थे, और आज भी आपने देखा होगा जजेस भी इसी तरह का इजहार कर। पाक अमेरिका के अपने सिस्टम्स जो है वो अंडर क्राइसिस है, रिफॉर्म नहीं किया गया था। दर हकीकत मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ जब भी सिस्टम क्रिएट किए जाते हैं और टाइम टू टाइम उनको रिफॉर्म ना किया जाए तो क्रैक्स आ जाते हैं। अमेरिका का चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो था, 3-4 जो पिलर ऑफ द गवर्नमेंट है उनके आपस में हालात खराब हैं इस वक्त। पावर स्ट्रगल है, एक दूसरे के लिए फाइट जारी है। फार लेफ्ट और फार राइट के तसादम इतने बढ़ चुके हैं, पार्टी कंट्री डिवाइडेड है। इस वक्त चीमा साहब इसी बात करते हुए एक चीज का इजहार करना चाहूंगा, 3 किस्म की जमहूरियत इस वक्त दुनिया में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन यूके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन द यूएस। लेकिन दो बड़े मॉडल इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, रशिया और चाइना, वो भी डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन पावर्स जो है वो किसी सुप्रीम लीडर के पास होती हैं, जो एक इस्तेकाम और जो एक पूरे कंट्री को ट्रैक पे रखता है। ना सिर्फ रशिया और चाइना बल्कि ईरान के अंदर भी इसी तरह की हुकूमत मौजूद है। और जो तीसरा मॉडल मैंने आपको अर्ज किया है, वो इस वक्त कामयाब मॉडल नजर आता है। अब देखें, सूरत हाल ये है कि 12 साल बराक ओबामा ने इस कंट्री को तबाह करने की कोशिश की है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी पूरे ट्रैक पर नहीं आए, और मिड टर्म इलेक्शन सामने आ चुका है, और लग रहा है कि वो मिड टर्म इलेक्शन लूज कर जाए। अगर मिड टर्म इलेक्शन लूज करते हैं तो डक प्रेसिडेंट बनेंगे, आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चलाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो खुद मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर जेडी वैंस और मार्को रूबियो इलेक्शन किस तरह जीतेंगे। फिर गवर्नमेंट आएगी किसी सोशलिस्ट के पास, और वो एक्टिविस्ट को लाकर कंट्री को रन करेगा और तबाही के धाने पर ले जाएगा। पेंटागन को फिर डिमोरलाइज करेगा, डिफेंस बजट काटेगा, फॉरेन पॉलिसी को भूल जाएगा। जिस तरह ओपीएम चाइना को खा गई थी, वीड इस तरह अमेरिका को खा रहा है। हो सकता है अगला जो प्रेसिडेंट इस तरह का लिबरल आए तो कोकेन को भी लीगलाइज कर दे, क्या पता है क्या क्या करे, जो कि एक लिबरल एजेंडा है, वो कल्चर है। और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी बड़े शिद्दत के साथ बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गे प्रेसिडेंट सामने लाया जाए, अमेरिका के दुनिया को बताया जाए दिस इज व्हाट वी आर, या लिस्बन प्रेसिडेंट खातून बनाई जाए, उनके हाथ अपनी पूरी कोशिश। देखिए अब वो किस तरह इसमें कामयाब होते हैं, कंट्री को तबाह करने के लिए कितने मजीद साल उनको चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा तोहफा दिया था कि मसाब बराक ओबामा ने, एक कौम बच्चों को तबाह किया था मॉरली। उसने कहा था, आजकल किसी बच्चे से पूछें तो वो कहता है कि व्हाट अमेरिका हैज डन फॉर मी, व्हाट अमेरिका हैज गिवन मी, एंटाइटलमेंट्स, काम नहीं करना। मॉडल क्या दिया उसने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, कंट्रोल में हैं, जहां उनके जेल सिस्टम के अंदर एक गार्ड होता है, सुबह लोग सारे कैदी काम करने चले जाते हैं, शाम को इकट्ठे आके गप्पे लगा के सो जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया है कि वहां अमेरिका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ये हैं कि कई सिटीज हैं इस वक्त, बेशुमार सिटीज हैं जिनके मेयर सारे डेमोक्रेट हैं, और वो सिटीज करप्शन का एक अपना अपना नमूना है। और दो सिटीज इंक्लूडिंग बाल्टीमोर, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, दे हैव बिकम अनलिवेबल। दिन के वक्त भी गाजा का समा पेश करते हैं, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो वहां पे ना सिर्फ डेमोक्रेट मेयर करप्ट हैं, बल्कि वहां के लिबरल जजेस भी जो हैं वो इसी तरह के हैं, और वहां के लिबरल पुलिस वाले भी। मैं अगले दिन मुझे एक किसी का आर्टिकल पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो किसी एक लिबरल डेमोक्रेट ने कहा है कि अमेरिका की पुलिस जो है
it was made with the guidelines of slavery. जिस तरह गोरा घोड़े के ऊपर चढ़ के गालों को पकड़ता था, उसी तरीके से वो सेटअप है। यार तुमको मिसाल तो अच्छी, 1000 साल पहले की स्लेवरी को आज भी जो है उसके पीछे जा रहे हो, फ्रंट की तरफ नहीं देख रहे हो, पीछे की तरफ देख रहे हो, तो फिर पीछे ही जाओगे, आगे नहीं जाओगे। तो चीमा साहब, तर हकीकत अमेरिका के अंदर इस वक्त मेरे ख्याल में क्राइसिस है। अब इसी क्राइसिस के साथ दूसरे क्राइसिस की बात करूंगा। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर स्पेकुलेटर जो है वो ईरान के बारे में स्पेकुलेशंस दे रहे हैं। टुमारो, कल सैटरडे है, कई इस वक्त जो तज्जिया जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि कल अटैक हो जाएगा, या हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी कहा है 10 दिन के अंदर हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। उसके दो शवाहिद मौजूद हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बारे में अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि पोलिश प्रेसिडेंट ने अपने पोलिश सिटीजन जो ईरान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज जो ऑयल फील्ड्स के अंदर काम करते थे, उनको कहा है कि जल्द अज जल्द ईरान को छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जंग नहीं होगी। अगर घर के अंदर हालात जिस तरह टैरिफ के हैं और जिस तरह मिड टर्म के चल रहे हैं, और सर्कमस्टांसेस ये कि आपके बिगेस्ट एलाइज सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई आपके साथ नहीं है, इन सर्कमस्टांसेस में एक जंग को छेड़ना इतना आसान नहीं होगा जब तक आपको घर से सपोर्ट हासिल ना हो। वेनेजुएला के ऊपर आपके रिपब्लिकन भी आपके साथ नहीं थे। मैं ये नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वहां अटैक करेंगे। दो चीजें उनके हक में नहीं जाती इस वक्त। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो जिनेवा के अंदर से जब उठे, उन्होंने, और अराक्ची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने कहा था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ इट। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से बताया जाए, पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के कई और दूसरे ममालिक इस वक्त ईरान से नाला है, शर्मिंदा है, नाराज हैं। दो वजूहात पे। पाकिस्तान बिलखसूस इस वजह से कि ईरान ने एक तो ओमान को पिक किया था नेगोशिएट करने के लिए, और दूसरा पाकिस्तान का नाम उन कंट्रीज के नाम के ग्रुप में से निकाल दिया था जिन्होंने अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया कुछ करना। लेकिन ये को पहली दफा नहीं, ईरान पहले भी इस तरह करता रहता है चीजें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इज होल्डिंग, तो ग्रज कह सकते हैं आप ईरान के साथ। लेकिन अब देखें क्या बनता है चीमा साहब। अब अगली बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है। पीटीआई के जो आपके लिए पीटीआई, बीएलए और टीटीपी, ये सारी थ्रेट्स हैं आपके इंटरनल। इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें हैं। मुर्शिद बादशाह की सुना है आंख 75% ठीक हो चुकी है, और लग रहा है कि ये सिर्फ बहाना बनाया गया था, एक ड्रामा, टोपी ड्रामा था। जो एक सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो है कि आफरीदी साहब ने अगले दिन की है, वो कहते हैं इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई जाएगी। अब ये फोर्स के मॉडल कहाँ कहाँ मौजूद हैं, मैं अर्ज करना चाहूंगा। बच्चा है, मैं कहता इनको बेबी सीएम कहता हूँ हमेशा, वाकई बेबी सीएम है। और दूसरा, इस वक्त गंडापुर साहब ने कई सवालिया निशान बना दिए हैं खसूस अफरीदी साहब के हवाले से। जो अर्ज करना चाहूंगा, एक तो वो आरएसएस के पास भी डंडा बरदार एक उनका भी ग्रुप मौजूद है, हिटलर के पास भी इस तरह का फोर्स मौजूद थी। और बिलखसूस इनको मैं बताना चाहूंगा, रिसेंटली पाकिस्तान के एक हिस्ट्री में भुट्टो साहब ने एफएसएफ बनाई थी और फांसी भी एफएसएफ ने लगवाया था। मसूद साहब थे उनके डीआईजी थे जो इंचार्ज थे, उन्हीं की गवाही के ऊपर भुट्टो साहब को फांसी दी गई। अब या तो फिर आफरीदी साहब का प्रोग्राम है कि खान साहब को भी लटकवाया जाए, इनका हाल भी भट्टो साहब जैसा कराया जाए, या तो इनका इरादा वो है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई पाकिस्तान के अंदर इस तरह की किसी फोर्स की गुंजाइश मौजूद नहीं। एक बहुत बड़ी थ्रेट दी गई है। तीसरा, इस वक्त कई वीडियो सामने निकल रही हैं जो धरने के दौरान कुछ लोग असेंबली के अंदर बैठ के सेवर, और दूसरा है कि क्वेटा चाय नोश करते रहे हैं, बाहर लोगों को भूख हड़ताल और खुद खाबे खाते। लोग परेशान हैं, नाला हैं अपनी लीडरशिप पे। दो खवातीन सख्त लड़ रही हैं लीडरशिप पे, बीबी सलाई मशीन और पिंकी पीरनी जिनों वाली। तो ये दोनों के अंदर एक सख्त लड़ाई है। मुर्शिद डरता है अपनी बीबी पीरनी से, क्योंकि वो कहता है इसके पास जन्नात है, वो बिलीव करता है सीरियसली। दोनों चीफ मिनिस्टर मुर्शिद पाक ने उनके कहने से बनाए थे, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके पास मौकलात हैं। हालांकि अगर कोई भी जी शऊर बंदा ये बात सुने, तो अगर उनके पास मौकलात हों तो वो जेल के अंदर क्यों, उनके मौकलात उनको जेल से बाहर क्यों नहीं ले आते। और अगर मौकलात इतने कमजोर हैं तो खुदा ना आ जाए कोई अकल आता मारो। चलो सीमा साहब, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और दूसरा डिप्लोमेसी के लिहाज से इट इज इन अ वे बेटर पोजीशन देन द 2 years बिफोर।
जहां पे आपको जहाजों से धक्के मार मार के उतारा जाता था, घड़ियां आप बेचते थे, शर्मिंदा होती थी पूरी कौम आपसे। आप टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया को नाराज, और जिस दिन यूक्रेन की जंग शुरू हुई मौसूफ मास्को के अंदर पुतिन साहब के साथ बैठे। तो उसके बाद आजकल एक दो चार चीजें और हैं सामने आ रही हैं। मुर्शद पाक की एक वीडियो बार बार चलाई जाती है कि जब वो अमेरिका से वापस गए थे तो वो कहते थे मैं जिस तरह लगता है कि वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। अब वही लोग जो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के ऊपर मिठाइयां बांट रहे थे, खातून इनकी सपोर्टर टीवी पर डांस भी करती नजर आई, लेकिन अब सारे के सारे क्योंकि वो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब का नाम लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दी जाती है। एक कौम अपना अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है और मेरे नहीं समझ के आते कि ये इस कौम का क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर करप्ट आपके जो लीडरान हैं, करप्ट अफसरान के जो बिगड़े बच्चे हैं, उनको तालीम ये दी जाती है कि तुम पीटीआई के लिए काम करो, ये सवाब करना। मुर्शिद पाक खुद जलसों में कहते थे कि हज और उम्रे पर ना जाओ, पीटीआई के लिए वॉलंटियर का, और वो बच्चे शायद इस चीज को मानते हैं। दूसरी बात ये जो फोर्स बनाई जा रही है, आफरीदी साहब को ये नहीं पता कि इसके अंदर जितने बच्चों को भर्ती करेंगे वो बच्चे कौन हैं। चीमा साहब वो बच्चे वो हैं, वो कहते थे अब्बू जी ये पुलिस वाले हमें मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ये बड़ा मशहूर एक बच्चे का ये चला था। तो ये बच्चे आफरीदी साहब वो कहते ना ये जो गल हुण इस तरह की फोर्स से आ गई तो तुसी सुलह ही कर लो तो बेहतर। तो और सुलह आप कर रहे हैं। आपका जो लीडर मुर्शिद है वो गिड़गिड़ा के इस वक्त नाक की लकीरें निकाल निकाल के एनआरओ मांग रहा है। वो कहता खुदा दा नाम है मैनू इथों कड्डो। वो कहते पुलिस हमें कहना मारती इथों कड्डो है। हाँ पुलिस हमें मारती है, हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे। पुलिस हमें मारती है तो वो कहते हैं हम इनकलाब कैसे लाएंगे, अब्बू हमें बताएं, आप इनको कहें हमें ना मारें। चीमा साहब मुर्शिद पाक के बारे में जो जो सबसे ज्यादा सियासतदान जेल में रहा है जरदारी साहब, उनका बयानिया ये, वो कहते 2 साल के बाद जेल काटती है, पहला पहला चक मार दी 2 साल तो बाद, वो पहला चक बज गया, पहला चक बज गया। हालांकि जोर है चिया सीड पे और बीट रूट पे, देसी मुर्गों पे, देसी घी में, और शाम का जो शेक बनाया जाता है, खुदा करे कि पाकिस्तान के हर सिटीजन को इस तरह की खुराक मिले। मैं दुआ करता हूं कि सारा पाकिस्तान अगर जो है इस तरह की फूड खा सके, मेरी दुआ है जो वो जेल में खा रहा है, जिसका जिसका मेन्यू अगले दिन छपा है, लेकिन फिर भी सुना है वो दीवारों को गालियां देता है, सारा दिन कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखें मारता है, लकीरें निकाल लगा के। बाहर कौन नहीं आने देता। कुछ जो ये आवारा बच्चे पाकिस्तान से भागे बाहर बैठे हैं यूट्यूबर, एक तो वो इसको नहीं चाहते कि बाहर निकले, दूसरा जो जिनके इरादे हैं इस पार्टी को टेक ओवर करने के, उसमें उनकी बहन भी शामिल है, जिसके बारे में खुद मुर्शिद कहते हैं ये मिलिट्री एमआई के साथ काम कर, वो नहीं चाहते कि बाहर निकले, वो चाहते हैं ये अंदर ही रहे ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे। तो देखें चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो ये क्राइसिस चल रहे हैं। और एक और इस वक्त एक और टॉपिक था जिसके बारे में बात करना चाह रहा था चीमा साहब, वो टॉपिक ये था, बोर्ड ऑफ पीस पे थोड़ी बात हो गई थी। हाँ जी, बोर्ड ऑफ पीस के बारे में मैंने बताया कि उस बोर्ड ऑफ पीस, चीमा साहब हाँ चले बोर्ड ऑफ पीस पे थोड़ी सी बात ये करते हैं। इस वक्त जो बोर्ड ऑफ पीस का मैंडेट है चीमा साहब, उसमें एक तो गाजा की सीज फायर है जो कि अभी तक नहीं हुआ, और दूसरा उस पे फंडिंग है जो कि 10 बिलियन के करीब टारगेट है। 7 बिलियन मेरा ख्याल कमिट हो चुका है या 10 बिलियन कमिट हो चुका है। दूसरा मार्को रूबियो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है अगले दिन म्यूनिख में, उन्होंने कहा कि इस बोर्ड ऑफ पीस का स्कोप इज लार्जर देन गाजा के। और दूसरा इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ ट्वीट की है इसी बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को सराहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बोर्ड ऑफ पीस उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। परफॉर्मेंस यूनाइटेड नेशंस की जो है वो उससे वो सेटिस्फाई नजर नहीं आते, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। और वाकई अगर देखें आप तो चीमा साहब, यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक कोई खातर खा मसाइल का हल नहीं ढूंढा। आप कश्मीर का हवाला देख लें, आप गाजा को देख लें, आप और कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे जंगें जारी हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सबसे बड़े क्राइसिस ये है चीमा साहब कि वीटो पावर्स है 5 कंट्रीज के बाद वो, और जब उनका दिल करता है, बिलखसूस उसमें अमेरिका ही हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है और अपना वीटो राइट देकर वो बाहर निकल जाता है। चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वाहिद एक सदर प्रेसिडेंट ट्रंप है जो कि इसराइल की सारी बातें नहीं मान रहे,
कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज का हल ढूंढा जाए, टू स्टेट बनाई जाए पैलेस्टीन। लेकिन उसमें नेतन्याहू, और बिलखसूस ये बात आपको देखनी होगी कि नेतन्याहू फिर क्या करे अकेला। इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब के दामाद भी जूइश हैं, स्टीव विटकॉफ जो वो भी जूइश हैं, और अमेरिका के अंदर कहा जाता था या हर कांग्रेसमैन सेनेटर जू है या उनकी वाइफ जू है, और या फिर 18वीं सदी से लेकर आज तक जो भी साइंटिफिक बुक लिखी गई है साइंस पे, वो राइटर हमेशा जूइश हुआ है। तो चीमा साहब, अमेरिका के अंदर अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो जितनी बड़ी कॉरपोरेशन है वो उसके मालिक सारे जूइश हैं। वॉल्ट डिज्नी से लेकर चाहे आप हॉलीवुड देख लें, कुछ भी देख लें, उन सब के पीछे मेरा क्वेश्चन मार्क होगा। आज भी मूवीज हॉलोकॉस्ट के ऊपर बन रही हैं, आज भी मूवीज वियतनाम के ऊपर बन रही है, लेकिन आपने देखा है कि कभी कोई मूवी डेजर्ट स्टॉर्म पे बनी हो जो जब, और कोई आगे फ्यूचर में भी जो 3.5 लाख फलस्तीनी गजा में मारे गए हैं, एक भी मूवी नहीं बनी है। कोई कवरेज, आज भी कोई कवरेज नहीं है। जंग बंदी वहां पे नहीं है। आज भी डेली बेस पे रोजाना 20-20, 25-25 फलस्तीनियों को, 69 फलस्तीनियों को मार दिया जाता है, लेकिन कोई मीडिया चैनल उनको कवरेज देके भी राजी। तो फिर इन सर्कमस्टांसेस में जो पूछा जाता है जी अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है, अनकंडीशनल सपोर्ट। अमेरिका को बनाने वाले जूइश साइंटिस्ट थे, अमेरिका को चांद पे ले जाने वाले जूइश थे। तो उसमें फिर आप क्या कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन तुसा तो दुनिया तो फेरा ही पाया है। मेरा ख्याल है 3 टाइम रोटी खा के सौ जाते हो, उस तो अलावा कोई काम है ਤੁਹਾਡਾ? दस तो ना। एक छोटा सा कंट्री है चीमा साहब, आपने हिंदुओं से डर के खौफ से उसको बनाया है, आप उसको किस स्टेज पर लेकर गए? कभी सोचा आप ये कंट्री किस तरह चल रहा है आपका, और किस तरह आप कभी, मैं जब से पैदा हुआ हूँ चीमा साहब देख रहा हूँ नाजक मोड़ ही नहीं खत्म हो रहा पाकिस्तान का। हर गवर्नमेंट ये कहती है हमें खाली खजाना मिला है, ना होना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ हुकूमत चाहो ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਨਾ हुकूमत ਚ ਰਹਿ ਕੇ। चीमा साहब खुदा दा ना लो यार, कोई ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ नहीं जाना, मैथ नहीं पढ़ना, इंग्लिश नहीं पढ़नी। हाँ ये है कि कहते कोई पीर नहीं जेल लाया हुआ तो पाकिस्तान ठीक कर गया। वो एक शुफ तुसी लंदन भेज दिता है, दूजा शुफ तुसी अडियाले जेल च रखे, कहते वो आवे फूक मारे IMF के मसले हल हो जाए, डैम भी बन जाए, ते सारे इंग्लिश भी आ जाए, मैथ भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार इस तरह भी कभी होएगा खुदा दा। वो चंद तुसी रखे जेडे ब्रिटिश एजेंट ने बड़ा CSS कर लेंगे, वो तो अपने बच्चे सारे बाहर पढ़ा के बाहर शिफ्ट हो जाते, तुसी इत्थे रगड़े ते रगड़ा खा रहे हो। कभी सोचा तुमने ये कौन है? चीमा साहब मैं हैरान हूं, तो हर CSS अफसर जो है वो MBBS डॉक्टर है और पाकिस्तान की सर्जरी कर रहा है। कभी सोचा आप? मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं इतनी खौफनाक स्टोरियां, रियल स्टोरियां उनकी लेकर आता हूं, पैरों थलो जमीन निकल जाती, पैरों थलो। बेनामी प्रॉपर्टियां, बेनामे बैंक अकाउंट, बेनामे अरबां करोड़ तो भुल ही गए ना जी। करोड़ तो जेबां च पा के लगे फिरदे होंदे, करोड़ तो गड्डियां डिग्गियां रुलदे फिरदे होंदे। करप्शन। अब आप जिस सूबे में मुर्शद पाक की हुकूमत है, जो नेक तरीन इंसान है, जब भी मैंने PTI वालों के साथ में डिबेट करता हूँ चीमा साहब, आखिर क्लोज इस चीज पे तो कहते खां के आसपास सारे बुरे लोग हैं, लेकिन वो कहते खां सच्चा है, सारे झूठे लुधियाने तो है। चीमा साहब उसकी हुकूमत है सूबा सरहद के अंदर। एक सूबा मुझे सामने लिख के बताएं चीमा साहब उसमें तरक्याती काम कितने हो गए। जब उसमें मैं डिबेट करता हूं तो कहते हैं हमने इनको शऊर दिया है। मैंने अगले दिन कहा, मैं फिर शऊर ही खा लिया करो, रोटी देगा 3 टाइम, 3 टाइम शऊर खा सकते हो तो। अखा तो अन्य करना तो डोरे। पहले सारी उम्र पीपल पार्टी नून लीग करते रहे, हूं PTI थे। चलो डिबेट तो उसके साथ 3 लाख हाकी वालों के साथ जो ज्यादती हुई है तारड़ साहब, जुल्म हुआ है हाकी वालों के साथ। किस चीज की जाती? राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी भुगती साहब को मैं निकालना चाहता था, एस्टेब्लिशमेंट ने निकालने नहीं दिया। किसी ने उनसे पूछा कि हाँ भाई, फिर कभी कहते $50,000 का चेक गुम हो गया। मतलब फिर एक सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान में अगर कोई प्ले ग्राउंड ही कोई नहीं तो आप खेलें क्यों खेलते हैं? कौम का पैसा क्यों $50,000 भी क्यों खराब किया? जिस तरीके से अगले दिन आपकी टीम ने क्रिकेट खेला, आपकी टीम होनी चाहिए, नेशनल टीम होनी चाहिए आपकी क्रिकेट की।
किसी ने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर खुसरों के साथ खेलती तो वहां से भी हार जाती। चीमा साहब क्या जरूरत, ये नेशनल एम्बेरसमेंट की क्या जरूरत है? पैसे बचाओ। दो मेरी हाईएस्ट रिक्वेस्ट, सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कुछ सुने, एक तो एम्बेसियां बंद करो अपनी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तो ये तो ऑनलाइन बन जाते हैं, और आपकी एम्बेसियां सिर्फ यही कुछ कर रही हैं, और क्या इनकी परफॉर्मेंस क्या है? किराए बचाओ, इन लोगों को वापस बुला लो इनको, ये जो आपने फॉरेन ऑफिस वाले रखे, फॉरेन ऑफिस को बंद करो, इनको नादरा में ट्रांसफर कर दो, ये शनाख्ती कार्ड बनाए वहां पे। सीरियसली, एक तो एम्बेसियां बंद करो, इतनी बड़ी फॉरेन डाखाने चलाओ, नेशनल इंटरेस्ट डाखाने लो, नेशनल किस चीज का इंटरेस्ट, किस चीज का इंटरेस्ट? वो ये अफसरों के बच्चे, सारे करप्ट अफसरों के बच्चे, करप्ट सियासतदानों के साले ते भणूजे तुसीं एम्बेसियां ला दिंदे हो। वो 1-2 वजे आउंदे ने, डब्बी सिगरटां दी पींदे ने, 2 चाहां दे कप पींदे, घट टुर जांदे, वो किसी बंदे नाल गल ही नहीं करदे। चीमा साहब, डॉक्टर साहब बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी चीमा देखें। साहब नहीं, खुदा दा ना जे है, वेखो मैं आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं बड़ी एम्बेसियां देखी हैं। इस वक्त आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जितनी एम्बेसियां हैं, सारे के सारे एम्बेसडर वहीं सेटल होना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। आपके वहां के एम्बेसियों के मुलाजमीन जो है तरले लोगों के लेते फिर रहे हैं कि हमारे बच्चों को यहां रखो, स्पॉन्सर करो, इनको रखो। चीमा साहब, इनको यहीं रखो, बंद करो एम्बेसियां, किराए बचाओ इस कंट्री के, और दूसरा बंद करो ये स्पोर्ट्स का ड्रामा। आपको पता है आपकी आधी स्पोर्ट टीम बाहर जाती, वापस ही नहीं आती। ये जो अभी हॉकी का ड्रामा हुआ है, आपकी हॉकी टीम होनी चाहिए और क्रिकेट की टीम, मेरे ख्याल में तो दो चीजें मैं समझता हूं, इनको वापस बुला के इनसे पैसे वापस लें, क्रिकेट वालों से, इनसे जितने आपने टिकट देके इनको भेजा श्रीलंका, इनको पैसे वापस दो। तुम तो डिजर्व ही नहीं करते हो, क्रिकेट को डिजर्व नहीं करते, पता नहीं कुल्फियां बेचने वाले तुम कितों ले आते सारे। अब इनके जो जिस तरीके से ये आउट हो क्रिकेट खेल रहा है, नेशनल एम्बेरसमेंट, इतनी शर्मिंदगी, और कोई रिजाइन नहीं दे रहा। चीमा साहब, कोई जिम्मेदारी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। चले चीमा साहब, अगर स्वाय आपके पास, चीमा साहब, मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो बुनियानुल मरसूस के बगैर और उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है टू वर्थ प्रेजिंग फॉर। और दूसरा, आपके फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से ही इज सीरियस एंड ही इज जज्बाती, जिस तरीके से वो है पाकिस्तान के डिफेंस के लिहाज से, काश कहीं वो पाकिस्तान के करप्शन के बारे में भी इतने सीरियस हों और गवर्नेंस के बारे में इतने सीरियस हों जितना वो डिफेंस के लिहाज से सीरियस है। काश। वो 10 अरब रुपए का जहाज लिया गया, उसमें बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल को डिफेंड नहीं कर रही, प्रोविंशियल कह रही है वो हमने जहाज एयर पंजाब के लिए लिया है। एयर पंजाब वाले पूछते हैं कि एयर पंजाब रजिस्टर किधर है? तो बड़े वो इस वक्त आपकी बात सही है कि बड़ा एक्स्ट्रा वेकेंसाज हो रहे हैं, तो इस पे भी जारी बात है, लोग समझते हैं कर्जे ले कि क्या कर रहे हैं। कौन सा पहला कर्जा है? सबसे ज्यादा कर्जा तो मुर्शद पाक के दौर में लिया गया था। चीमा साहब, मुर्शद पाक हेलीकॉप्टर और जहाजों से नीचे उतरता था, वो उसने आते बीएमडब्ल्यू और भैंसे तो भेज दी थी, फिर जहाजों पे ऊपर तो वो भी नहीं नीचे उतरा। फिर करप्शन, आप कोस्तान स्कैंडल का कोई जवाब है किसी के पास? चीमा साहब, फिर आप देखें घड़ियां जिस तरीके से बेची गई हैं, जिस तरीके से गोगियों ने फिर दिहाड़ियां लगाई हैं, और जिस तरीके से डीएमजी के बच्चे, ये जो डॉक्टर एमबीबीएस रखे हैं, उनको दिहाड़ियां देते रहे हैं। बस चीमा, लेकिन क्रैकडाउन को नहीं कर रहा चीमा साहब। मैंने आपको बताया था, आप कैंसर से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और इस वक्त अफसोस की बात यह है कि आपके गवर्नेंस और करप्शन इस वक्त भी अरूज पे, इस वक्त भी अरूज पे। और इसका मैंने दुआ की है अभी तक चीमा साहब कि जिस तरीके से मुर्शिद पाक जो है हमारे खासकर हमारे फील्ड मार्शल बिलखसूस, जिस तरीके से जितना डिफेंस के लिहाज से सीरियस है, काश वो करप्शन और गवर्नेंस के ऊपर भी इतना सीरियस हो, ताकि कौम को रिलीफ मिले, कौम सुख का सांस ले। चीमा साहब, सीसीडी जो है अकेली कुछ नहीं कर सकती। एक बंदा क्या करे? आपके 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 जो सिस्टमैटिकल करप्शन है, अब जो मैं बात कर रहा था, हॉकी की टीम जो है वो भी सुना करप्शन के चक्कर में सारी खराब हुई।
वो भी सारी कभी कोई कहता मुफ्ती साहब ने इंज कर गया, कोई कहता जी क्रिकेट का कैप्टन खा गया, कोई कहता जी बोर्ड हाकी बोर्ड वाले खा गए। वजह क्या है यार? पकड़ो इनको, जो जिसने कुछ किया उसको करार वाकई सजा दो उसको। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा, मैं जब लॉ स्कूल में था, जब पनिशमेंट की डेफिनेशन थी, वो कहते हैं कि इतनी इबरतनाक होनी चाहिए ताकि सोसाइटी में सिग्नल जाए कि दूसरा बंदा क्राइम करने से पहले सोचे कि यार मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। लेकिन वो बिल्कुल आपके इस वक्त जो जज हैं वो वकील बन चुके हैं, और जो वकील हैं वो सियासतदान बन चुके हैं। काले कोट तो आपको पता है दहशत की इलामत है। इस वक्त वो जिधर जाते हैं 5-7 इकट्ठे होके, चाहे पुलिस को मार दें, जजों को मारते हैं, और जज जो है अंदर, वो भी तो पता है गुड टू सी यू, तो वो पीटीआई के वर्कर बने इन सारे। बंदा कोई भी अपना काम करके राजी ही नहीं चीमा साहब। फिर और हर बंदा कहता, हर बंदे को पता है जो इश्यूज क्या है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं किसी के पास, कोई सोल्यूशन नहीं। हर बंदे ही लगता है दिहाड़ी लगा रहा है, हर बंदे दिहाड़ी लगा। चले, अब इस तरह ही आपके भी हालात हैं, आपके अंदर भारत के हालात इससे भी बदतरीन है करप्शन के लिहाज से। देखे ना, उन्होंने तैयारी सिर्फ F-35 इसीलिए नहीं ली क्योंकि दिहाड़ी लगानी उन्होंने भी, वो दिहाड़ियों के चक्कर में। अब बांग्लादेश, मेरे ख्याल में चीमा साहब, पहले भी मैं बंगाली लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ। बांग्लादेश जो है वो राइट ट्रैक पे जा रहा है। वहां पे उन्होंने अपना ओथ ले लिया है खालदा जिया के लड़के ने, और मेरे ख्याल में दे विल बी मूविंग फॉरवर्ड। पहले भी उन्होंने कॉटन में और दूसरी चीजों में काफी ग्रो कर गए थे। उन्होंने खवातीन को एंगेज कर लिया था माइक्रो फाइनेंसिंग के लिहाज में। डॉक्टर यूनुस ने एक बड़ा मिरेकल किया था। आप वो मिरेकल नहीं कर पा रहे। आप करप्शन में बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। चीमा साहब रिसेंटली खलीज पे था, दौरे पे था, बड़ी चीजें सीखता रहा हूँ चीमा साहब वहां पे। पाकिस्तानियों को मैंने लेबर क्लास में देखा, पढ़े लिखे सैनिक पाकिस्तानी वहां पे नहीं देखे। और आपको पता ही है जिस तरह आपके यहाँ पे हालात है पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन आपका MBBS डॉक्टर सारे एग्जेक्टिव में चले गए, एग्जेक्टिव वाले सारे पता नहीं किधर चले गए, कोई समझ से बाहर है क्या हो रहा है। चले, दुआ खैर ही हो सकती है चीमा साहब, लेकिन देखें काश हम बेहतरी की तरफ जाएं, काश हम बेहतरी। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह तार साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, तार माय साहब प्लेजर बहुत चीमा साहब, थैंक यू। मेहरबानी। थैंक यू।